फ्रेंड, एनएस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी जो आपकी आवर्त सारणी है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया, धातुओं को कैसे अलग रखा गया। हमें धातु की अलग पहचान हो जाए, अधातु की अलग पहचान हो जाए, उपधातु की अलग पहचान हो जाए, जिससे हम अलग पहचान कर लें। इसलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। जैसे हमारा किचन होता है, किचन में एक डिब्बे में ही लाल मिर्च हो, एक में ही हल्दी हो, एक में ही काली मिर्च हो, तो मिली हो, तीनों मिली हो, तो ना हम लाल मिर्च अलग ले पाएंगे, ना काली मिर्च, ना हल्दी अलग ले पाएंगे। उसके क्या होता है, अलग अलग डिब्बे होता है। लाल मिर्च की जरूरत होती है तो लाल मिर्च का डिब्बा उठा लेते हैं, हल्दी की जरूरत होती है तो हल्दी का मिर्च अलग उठा लेते हैं। ऐसी आवर्त सारणी बनाई गई जिसमें धातुओं को अलग स्थान पर रख दिया गया, अधातुओं को अलग स्थान पर रख दिया गया, उपधातुओं को अलग स्थान पर रख दिया गया, गैसों को अलग स्थान पर रख दिया गया, जिससे हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़े और उठा लें। वरना हम अगर एक ही में मिक्स कर देंगे तो उठा नहीं पाएंगे। इसलिए इसमें हम पढ़ेंगे कि धातुओं को कैसे रखा गया, अधातुओं को कैसे रखा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व की। तत्व किसे कहते हैं, तो बात करेंगे तत्व की। यानी तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यानी संसार की कोई भी पदार्थ, यानी आपका संसार का कोई भी पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हो। संसार का कोई भी पदार्थ वो अपने एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हो, तत्व कहलाता है। जैसे लोहे का हम चूरा कर लें, छोटा, तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई देंगे। अगर हमने चूरा कर लिया तो वो क्या है, परमाणु हैं। अब उनको आपस में जोड़ेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो आपका क्या बन जाएगा, तत्व बन जाएगा। तो संसार के वह सभी पदार्थ जो उनके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, परमाणु होते हैं, उनको आपस में जोड़ने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है, तत्व कहलाता है। यानी संसार की सही वस्तुएं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो संसार के सही पदार्थ छोटे छोटे अपने ही समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी लोहा तो लोहा अपने समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो जाए। चौक है, चौक का मैंने चूरा कर लिया, छोटा, तो छोटे छोटे क्रिस्टल का चौक उन्हीं छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बनी है, यानी उन्हीं परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो संसार की सभी वस्तुएं अपने ही एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो तत्व जैसे लोहा, सोना, चांदी, जैसे आपके लोहा, सोना, चांदी, ये क्या है, आपके सभी तत्व होते हैं। क्या होते हैं, तत्व। आदि। अब तक आपके 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 118। तो आपके अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितनी की हो चुकी है, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक आपके 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तत्वों को 3 भागों में बांट दिया गया है आपके, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु के बारे में हमने डिस्कस तीसरे चैप्टर धातु और अधातु में कर चुके हैं। तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए डोबेर-रायनाई ने अपने एक नियम दिया था। तत्वों के वर्गीकरण के लिए डोबेर-रायनाई ने अपना एक नियम दिया था। जिसे हम डोबेर-रायनाई के त्रिक के नाम से जानते हैं। तो पहला नियम आपके डोबेर-रायनाई ने दिया था किसके, तत्वों के वर्गीकरण के लिए। डोबेर-रायनाई का नियम क्या है, डोबेर-रायनाई त्रिक। त्रिक का मतलब 3 होता है। क्या होता है, 3। तो डोबेर-रायनाई ने बताया था कि यदि हम किन्हीं 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो हमने 3 तत्व ले लिए, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया। तो डोबेर-रायनाई ने बताया यदि हम 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो उनका परमाणु भार ले लिया, परमाणु भार। तो इन तीनों का हमने क्या ले लिया, परमाणु भार। तो लिथियम का आपका परमाणु भार होता है 7, Na का होता है 23 और K का होता है 39। तो डोबेर-रायनाई ने बताया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें। तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का योग बीच वाले के द्रव्यमान का मध्य होता है। यानी पहले और तीसरे
परमाणु के जो पहले तत्व है और तीसरा तत्व है, इन दोनों के हम परमाणु भार को जोड़ दें, इनका जो आधा होगा वो तीसरे वाले का परमाणु भार होगा। इसे हम क्या कहते हैं, डे ब्राइनर का त्रिक कहते हैं। डे ब्राइनर ने बताया था यानी तीन तत्वों को हम उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख लें, तो पहले और तीसरे को जोड़ लें, इनका जो आधा मान होगा वो तीसरे वाले का परमाणु भार होगा। इसे हम डे ब्राइनर का त्रिक कहते हैं। तो देखिए हमने जोड़ लिया पहले और तीसरे को, Na का निकालना है हमें। Na का परमाणु भार आएगा, कितना आएगा, डे ब्राइनर। तो पहला कितना है 7, दूसरा कितना है 39। आधे का मतलब 2 से भाग दे दें, तो 7 और 39 कितने हुए 46। 2 से भाग दे, 2 तिया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया 30। ये तो एक और बार सुन लें, डे ब्राइनर का त्रिक किसे कहते हैं, यदि हम तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम से रख दें, तो पहला दूसरा तीसरा, तो बढ़ते हुए क्रम 7, 7 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 39। यदि हम तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम से रख दें, तो पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों का योग बीच वाले का क्या होता है, बीच वाले का मध्य होता है, यानी इन दोनों का योग जोड़ दें और आधा कर दें इनके मान को, तो क्या होता है, बीच वाले का परमाणु भार आया था। इसे हम कहते हैं डे ब्राइनर का त्रिक कहते हैं। तो 7 और 39 कितना हुआ 46, इसको आधा कर दिया तो कितना आ गया, सोडियम का आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, डे ब्राइनर का त्रिक कहते हैं। ऐसे डे ब्राइनर तीन तत्वों के जोड़े बनाए थे और पहले और तीसरे को जोड़ता था तो बीच वाले का परमाणु भार आया था। लेकिन इसका आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के और तत्वों पर इसका नियम सेट नहीं हो पाया। वो क्या कहलाए, इसके दोष। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके दोष की। बात करते हैं हम डे ब्राइनर त्रिक की सीमाएं की। डे ब्राइनर की सीमाएं। तो डे ब्राइनर सीमाएं का मतलब क्या है, कमियां, यानी जो डे ब्राइनर ने अपना नियम दिया था उसमें कमियां की रह गई। तो डे ब्राइनर ने 30 तत्व लिए थे, कितने लिए थे, 30 तत्व। तो उसने तीन तत्वों के जोड़े बनाए थे, इसमें से केवल ये तीन तत्वों के केवल 3 जोड़े बना पाए थे। तो पहला पॉइंट क्या है, डे ब्राइनर की सीमा, इन्होंने 30 तत्व लिए थे किसे जोड़े बनाने के लिए, तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से रखने पर। केवल इनमें से जो जोड़े बने थे तीन तत्वों के बनवा पाए थे, तीन तत्वों के बनाए थे, और रह गए कितने थे, शेष 21 तत्व रह गए थे जिनके जोड़े बन नहीं पाए थे। वो क्या थी, इसकी कमियां थी। तो पहला जो जोड़ा बना था वो ये था आपका LiNaK, इन 3 तत्वों के जोड़े बन गए थे। और दूसरा था तुम्हारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और जो आपका तीसरे जोड़ा था वो था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन तीन तत्वों के जोड़े बन गए थे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, और शेष 21 तत्वों के जोड़े नहीं बन पाए थे। ये क्या थी, इनकी कमियां थी। तो डे ब्राइनर की सीमाएं में क्या है, इन्होंने 30 तत्व लिए थे, 30 तत्व में से केवल ये 9 तत्वों के तीन के जोड़े बना पाए थे, 21 तत्व शेष रह गए थे जो इसका पालन नहीं करते थे। ये क्या थी, इनकी कमी थी। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के अष्टक नियम की। तो हम बात करते हैं अब न्यूजीलैंड के अष्टक नियम की। न्यूजीलैंड का अष्टक नियम, न्यूजीलैंड ने बताया यदि हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से रख दें, तो हमने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में न्यूजीलैंड ने बताया यदि हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दें, तो ये हमने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। LiBBCNOF। Li का होता है आपका 7, इसका होता है आपका 9, इसका होता है 11, इसका होता है 12, इसका होता है 14, इसका होता है 16, इसका होता है 19। तो न्यूजीलैंड ने बताया यदि हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दें, तो पहले वाले तत्व तथा 8वें वाले तत्व के गुण समान होते हैं। जिस तरह संगीत में न्यूजीलैंड ने बताया, जिस तरह संगीत में सारे गा
मा पा धा नी सा। जिस तरह संगीत में पहले और सातवें स्वर के बाद आठवां स्वर समान होता है, जिस तरह संगीत में पहले और सातवें स्वर के बाद आठवां स्वर समान होता है, यानी मैं लौट के पढ़ूंगा तो आठवां स्वर क्या आएगा, सा आएगा। तो क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा। न्यूलैंड ने बताया कि जिस तरह संगीत में पहला और सातवें स्वर के बाद आने वाला आठवां स्वर समान होता है, इसी तरह तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से रखने पर पहला और आठवें तत्व के गुण समान होते हैं। इसे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। जैसे इसके बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवें के बाद क्या आएगा, Na, और यहाँ क्या आएगा आपका Mg, यहाँ क्या आएगा Al, यहाँ क्या आएगा Si, यहाँ क्या आएगा P, यहाँ क्या आएगा S, और यहाँ क्या आएगा Cl। तो इसके और इसके क्या है, गुण समान है। अगर यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो किसको हो जाएंगे, इसके और इसके गुण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो न्यूलैंड ने क्या बताया, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से रखने पर, क्योंकि हमने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से रखा, तो हमने देखा कि ये पहला तत्व, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो आठवां जो तत्व है सोडियम, तो लिथियम और सोडियम के गुण क्या है, समान है। तो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से रखने पर पहले और आठवें तत्वों के गुण समान होते हैं। जिस तरह संगीत में पहले स्वर के बाद जो सातवां स्वर आता है, उस सातवें स्वर के बाद जो आठवां स्वर आता है, उन दोनों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, तो सातवें स्वर के बाद लौट के क्या है, सा, इन दोनों के गुण समान। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो गिने आठवां तक, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8, तो इन दोनों एक ही लाइन मारे तो इन दोनों के गुण समान है। अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद 6 7 8, तो ये दोनों एक ही लाइन मारे हैं तो इन दोनों के गुण क्या होंगे, समान होंगे। तो इसे क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। एक बार और बताता हूँ मैं, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से रखने पर पहले और आठवें तत्व के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जिस तरह संगीत में पहले और सातवें स्वर के बाद आने वाला आठवां स्वर समान होता है, इसी तरह पहले और आठवें तत्व के गुण भी समान होते हैं। इसे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष। अब बात करते हैं हम न्यूलैंड की कमियों की, यानी न्यूलैंड के नियम में क्या क्या कमियाँ रह गई थी। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं, सीमाएं का मतलब होता है कमियां, यानी न्यूलैंड के नियम में क्या क्या कमियां रह गई थी। तो पहली की कमी, अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है, यानी जो आपका अष्टक नियम है, अष्टक माना 8 तत्वों पर नियम दिया था अपना, पहले और आठवें तत्व के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे लिथियम और सोडियम के गुण क्या आते हैं, समान थे। तो अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। तो इसके नीचे आपका Li Na के नीचे आता है K, Mg के नीचे आता है Ca, Al के बैगन आलू गाजर इसके Ga, और कहीं सीता जी, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या, ओल्ड स्टाइल से टीको, फिर कल बाहर आएगी। तो ऐसे ही आपके नीचे ये तत्व आते हैं K, Ca, Ga, Ga, S, T, Br। तो जो अष्टक नियम होता है वो केवल कैल्शियम तक लागू होता है, आगे वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है, यानी आगे वाले तत्वों के गुण उनसे समान नहीं होते हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है, उसके बाद वाले तत्वों पर नहीं होता। ये क्या है, इसकी कमी है, यानी जो अष्टक नियम है केवल कैल्शियम तक लागू होता है, उसके बाद तत्वों पर लागू नहीं होता, यानी उनके गुण आपस में क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, न्यूलैंड ने यह माना था केवल 56 तत्व विद्वान है। न्यूलैंड ने यह बताया था केवल 56 तत्व विद्वान और 56 तत्वों को रखा था, लेकिन आगे चलकर और तत्वों की खोज हुई तो न्यूलैंड का नियम क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो न्यूलैंड ने क्या माना था, केवल 56 तत्वों की खोज हुई है, आगे चलकर और तत्वों की खोज हुई, तो इसलिए ये वाला जो उसने सिद्धांत दिया था ये क्या हो गया, अमान्य हो गया। तो न्यूलैंड ने यह माना था केवल 56 तत्वों की खोज हुई है। तीसरा, असमान गुण वाले तत्वों को एक ही साथ रखना, असमान गुण वाले तत्वों को एक ही साथ रखना। न्यूलैंड ने जिनके गुण आपस में समान भी नहीं थे उन तत्वों को एक साथ रख दिया था, ये क्या था, इसका दोस्त था। क्या था, इसका दोस्त था। तो न्यूलैंड का हमने अष्टक नियम पढ़ लिया और इसकी सीमाएं पढ़ ली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं मेंडलीफ के आवर्त नियम का, यानी मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी वो किस नियम पर दी थी। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ ने बताया था कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें, मेंडलीफ ने बताया था अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें,
मेंडलीफ ने बताया था अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। यानी तत्वों के जो आपके भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, जो आपके तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीफ ने ये बताया था यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम से रखें, बढ़ते हुए क्रम का मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, जैसे अष्टक नियम ने हमने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था ऐसे ही ने रखा था। तो मेंडलीफ ने बताया था यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम से रखें तो तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म होते हैं वो परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। यानी तत्वों के जो हम गुण बता सकते हैं वो किससे बता सकते हैं? परमाणु भार से बता सकते हैं। इसे मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम कहते हैं। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम से रख दें तो उनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म होंगे वो परमाणु भार पर निर्भर करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। अब बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लक्षण। यानी जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी और क्या करा था? तत्वों का वर्गीकरण करा था। क्या करा था? तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण का मतलब धातु अलग अधातु ऐसे तत्वों को रखा था। तो मेंडलीफ ने अपनी एक आवर्त सारणी दी थी, इसमें तत्वों का वर्गीकरण करा था। यानी तत्वों को किसी को कहीं रख दिया, किसी को कहीं रख दिया, यानी जिसके गुण इसको मिलते जुलते दिखे कि ये इससे मिल जाए तो उनको उसके स्थान पर रख दिया था। तो इसकी अब हम आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लक्षण। तो लक्षण पढ़ना है हमें किसके? मेंडलीफ की आवर्त सारणी के। तो पहला क्या, उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी और वर्गीकरण करा था उस समय कितने तत्वों की खोज हो गई थी? 63 तत्वों की हो गई थी। दूसरा पॉइंट, मेंडलीफ ने बताया तत्वों के गुण परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। यानी हम तत्वों के कोई भी क्वालिटीज बताएं, गुण बताएं, प्रॉपर्टीज बताएं, वो किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। हम अगर तत्वों का कोई गुण बताना चाहें, क्या वो उसका रंग कैसा है, कलर कैसा है, तो वो किससे बता पाएंगे? परमाणु भार से बता पाएंगे। तो मेंडलीफ ने बताया तत्वों के गुण परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। यानी जो तत्वों के गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। तीसरा पॉइंट, मेंडलीफ की आवर्त ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप समूह वर्ग कहते हैं। इसे समझ लीजिए आप। यानी जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें ऐसे ऐसे करके क्या थी? खड़ी खड़ी लाइनें थी। ऐसे ऐसे करके खड़ी खड़ी लाइनें थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके खड़ी खड़ी कितनी लाइनें थी? 8। और ऐसे पंक्तियां थी 1 2 3 4 5 6। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें ऐसे ऐसे करके खड़ी खड़ी लाइनें दिख रही हैं, खड़ी खड़ी लाइनें दिख रही हैं। इसको हम क्या कहते हैं? समूह या वर्ग। तो आपकी जो खड़ी खड़ी लाइन है एक, इन्हें 2 भागों में बांटा था उसने, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो मेंडलीफ ने क्या बताया था? जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं इनको हम वर्ग या समूह या ऊर्ध्व स्तंभ कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है मेंडलीफ की आवर्त सारणी ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप समूह वर्ग कहते हैं। यानी जो खड़ी खड़ी लाइनें दिख रही हैं आपको, ये खड़ी पंक्ति, ये खड़ी पंक्ति, इनको क्या बोलते हैं? हम वर्ग बोलते हैं। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें जो खड़ी खड़ी लाइनें थी इन्हें कहते हैं ऊर्ध्व स्तंभ या वर्ग या समूह या ग्रुप कहते हैं। तो जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं इनको हम कहते हैं समूह या वर्ग कहते हैं। तथा क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती है। क्षैतिज पंक्तियां यानी लेटी लेटी पंक्तियां। तो जो लेटी लेटी पंक्तियां इसकी ये तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में लेटी लेटी पंक्तियां थी उसे उसने क्या कहा था? आवर्त कहा था। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो खड़ी खड़ी पंक्ति होती है उनको ग्रुप कहला, समूह कहला, वर्ग कहला, तीनों क्या एक ही चीज है। और तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। लेटी लेटी पंक्तियों को कहते हैं आवर्त कहते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें 8 वर्ग हैं। तो खड़ी खड़ी लाइनों को हम कहते हैं वर्ग। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 7 8। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें वर्ग क्या थे?
8 वर्ग थे। तो खड़ी खड़ी लाइनों को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग जिन्हें उपवर्गों ए व बी में विभाजित किया गया था, यानी एक वर्ग था उसको 2 भागों में बांट दिया था, ए और बी में। जैसे मैंने अभी आप बताया था आपको ए बी ए बी ए बी, यानी एक वर्ग को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, बांट दिया था ए और बी। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में जो वर्ग थे उन्हें 2 भागों में बांट दिया था, ए वर्ग बी वर्ग, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। एक वर्ग को 2 भागों में बांटा था, ए और बी में विभाजित किया था। 8वें वर्ग में संक्रमण तत्व है। जो ये आपका 8वां तत्व था, इसमें मेंडलीफ ने क्या रखे थे? संक्रमण तत्व रखे थे। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें डी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। किसमें रखे गए हैं? आपके देखो, आपके ऐसे जो रियल आवर्त सारणी है, आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें यहाँ एस ब्लॉक है और इधर की तरफ आपके इधर आपके पी ब्लॉक है और बीच में आपके 4 लाइनें हैं आवर्त, लंबी लंबी पंक्तियां। यहाँ डी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो मेंडलीफ की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो न्यू है, जो अभी हम पढ़ते हैं, जो तो पुरानी वाली की बात चल रही है, जो न्यू आवर्त सारणी है उसमें एस ब्लॉक के तत्व यहाँ रखे गए हैं, पी ब्लॉक के रखे हैं। इसके बीच में जो है वो डी ब्लॉक के तत्व है, उन्हें ही संक्रमण तत्व कहते हैं। जब इनको स्थान नहीं था यहाँ पर इसने जो दी थी तो इन्होंने 8वें वर्ग में रख दिया था। तो 8 में जो आपके यहाँ बीच में रखे हुए हैं, जो कुछ तत्व ज्ञात थे जिनकी खोज हुई थी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 63 तत्वों की, तो 63 तत्वों में जितने संक्रमण तत्व ज्ञात थे उसको इन्होंने 8वें वर्ग में रखा था, जैसे कोबाल्ट, निकेल आदि। ये क्या है? डी ब्लॉक के आपके तत्व हैं। तो 8वें वर्ग में संक्रमण तत्व हैं। तो जो 8वां वर्ग था इसमें मेंडलीफ ने संक्रमण तत्वों को रखा था। नंबर 5, आवर्त सारणी में 6 आवर्त होते हैं। तो आवर्त किसे कहते हैं? जो लेटी लेटी पंक्ति होती हैं आपकी आवर्त कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6। तो जो आपकी लेटी लेटी पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो आवर्त कितने थे? इसकी आवर्त सारणी में 6 थे। प्रथम आवर्त में केवल एक तत्व था। जो उसका प्रथम आवर्त था उसमें क्या था? एक तत्व था, वो भी क्या था? केवल हाइड्रोजन। तो जो पहली वाली लाइन थी इसकी, उसमें क्या था? केवल एक तत्व था। तथा दूसरे में 7 तत्व थे, यानी जो आवर्त कितने लेटी पंक्ति, तो पहली में केवल हाइड्रोजन तत्व था और जो दूसरी लाइन थी इसकी उसमें कितने थे? 7 थे। तो आवर्त सारणी में 6 आवर्त है। प्रथम आवर्त में केवल एक तत्व हाइड्रोजन, तो दूसरे में 7 तत्व और चौथे 5वें आवर्त में 17 है। यानी जो चौथा 5वां, इनमें कितने? तीसरा, चौथा, 5वां, इसमें कितने हैं आपके? 17 तत्व है। तो छठे आवर्त में 14 तत्व है। तो मेंडलीफ ने बताया था पहले में क्या हाइड्रोजन है और दूसरे में कितने? 7 है और चौथे 5वें आवर्त में 17 तत्व तथा छठे में कितने थे? 14 तत्व थे। लास्ट पॉइंट, आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान है जो उन तत्वों के लिए छोड़े थे जिनकी खोज नहीं हुई थी। तो मेंडलीफ की जो पीरियडिक जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी, इससे हमें बहुत सुविधा मिली थी। किस बात की मिली थी? यानी जिन तत्वों की खोज भी नहीं हुई थी मेंडलीफ ने, उनके लिए अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया गया था। फिर बाद में जब मेंडलीफ मर गया उसके बाद हमने देखा तो उन तत्वों की क्या हुई? खोज हुई। तो और मेंडलीफ ने जो स्थान छोड़ा था उनको मार रखा गया। तो मेंडलीफ ने जिनकी खोज भी नहीं हुई थी उन तत्वों की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, आगे चल के उन तत्वों की क्या हुई थी? खोज भी हुई थी। तो आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान है जो उन तत्वों के लिए छोड़े थे जिनकी खोज नहीं हुई थी। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था जिनकी खोज भी नहीं हुई थी और आगे चल के हमने देखा उन तत्वों की खोज हुई जिनके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़े थे, जिससे हमें पता चला कि इन तत्वों की खोज हो सकती है, क्योंकि मेंडलीफ ने उसमें अपनी आवर्त सारणी में स्थान क्या करा था? खाली छोड़ा था। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लक्षण थे 1 2 3 4 5 6 जो मैंने आपको बताया। तो मुख्य बात यह है मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो किस पर निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान पर। यानी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से रखने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसे कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। और तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे इसकी कमियां की। करते हैं हम मेंडलीफ की सीमितताएं की। तो मेंडलीफ की वर्गीकरण की सीमितताएं को बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कमियां। यानी मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी के लक्षण दिए थे, जो वर्गीकरण कर दिया था, उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी। अब कमियों का अध्ययन करेंगे हम। तो पहला, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, यानी कहां पर रखें इसको कोई जगह नहीं दी गई थी। ये क्या है? इसकी कमी है। तो पहली कमी क्या है? हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया गया।
तो पहले क्या में क्या है, इसको जो मेंडलीफ थे इन्होंने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया था। दूसरा, समस्थानिकों की खोज बाद में हुई और उनकी निश्चित स्थान पहले से ही दे दिया गया था। यानी जो समस्थानिक होते हैं उनको आवर्तसारणी में पहले से ही जगह दे दी गई थी, उनकी खोज भी नहीं हुई थी। जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का निश्चित स्थान आवर्तसारणी में नहीं है, लेकिन समस्थानिकों को जगह पहले से ही दे दी गई थी और उनकी खोज भी नहीं हुई थी। ये क्या थी, इसकी कमी थी। तो दूसरा पॉइंट है, समस्थानों की खोज बाद में हुई है और उनको निश्चित स्थान पहले से ही दे दिया गया था। यानी जो मेंडलीव की आवर्तसारणी थी उसमें समस्थानिकों की, समस्थानिक किसे कहते हैं, यानी जो तत्व होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यांक के होते हैं अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके समस्थानिक कहलाते हैं। तो जो मेंडलीव की आवर्तसारणी थी उनमें समस्थानिक को पहले से ही स्थान दे दिया गया था जब उनकी खोज भी नहीं हुई थी। ये क्या थी, इसकी कमी थी। तीसरा पॉइंट, कई स्थानों पर उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया था। मेंडलीव की आवर्तसारणी का नियम क्या था, जो उन्होंने तत्वों को रखा था, मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से रखा था, लेकिन ये इसकी कमी हो गई थी। यानी इनने कुछ तत्वों को पहले रख दिया था जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या थे, कम थे। जैसे 55.85, तो इसने इसका जो क्रम क्या था, परमाणु द्रव्यमान का बढ़ते हुए क्रम। तो मेंडलीव की आवर्तसारणी किस पर निर्भर, किस रूल पर है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। तो मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम पर रखा था, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम से रखा था। तो 55 के बाद 58.93 सही है, यानी 55 से अधिक ही है, लेकिन ये 93 है और ये क्या 71, तो 93 वाला अधिक है और 71 वाला कम है। ये क्या है, इसकी कमी थी। यानी पहले किसको आना चाहिए था, इसको, फिर उसके बाद आना चाहिए था इसको। जी क्या थी, इसकी कमी। तो तीसरा पॉइंट क्या है, कई स्थानों पर उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रख दिया गया था। यानी जैसे क्रम क्या है, पहले एक के बाद क्या आना चाहिए आपका 2 के बाद क्या आना चाहिए 3 के बाद क्या आना चाहिए 4 के बाद क्या आना चाहिए 5। लेकिन हम क्या करें, पहले हम रख दें 6 वाले को और उसके बाद क्या रख दें 5 वाले, तो ये क्या हो गया, क्रम बिगड़ गया। तो यही तीसरा पॉइंट में इसने क्या कर दी थी, कमी कर दी थी। यानी कुछ तत्व थे जिनके परमाणु भार क्या थे, कम थे, और उनको क्या रख दिया था, पहले रख दिया था। किससे, जैसे ये देखिए, जैसे इसका क्या था, कम था, इसको पहले रख दिया है, और जिसका ज्यादा था उसको रख दिया, इससे बाद में रख दिया। ये क्या था, इसका कमी थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।